गुड इवनिंग। नाम मेरा खुशबू। तो देखो, ये हम लोगों का बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। पिछले लेक्चर में हम लोग डाइसैकेराइड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। गुड इवनिंग रश्मि। तो देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है। तो जैसा कि तुम लोग जानते हो कि जो मोनोसैकेराइड्स है उनका हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते हैं। जो डाइसैकेराइड्स है, अगर हम उनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हम लोगों को 2 मोनोसैकेराइड्स मिलेगा। उसी तरह अगर हम लोग पॉलीसैकेराइड्स को अगर हम लोग कहें तो पॉलीसैकेराइड्स को जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हम लोग को बहुत सारे यूनिट्स मिलेंगे मोनोसैकेराइड्स के। ठीक है। तो देखो यहाँ पे पॉलीसैकेराइड्स में हम लोग कहेंगे दे कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो कि ऑक्साइड लिंकेज से आपस में जुड़े हुए रहेंगे। दे मेनली एक्ट एज द फूड स्टोरेज और स्ट्रक्चरल मटेरियल्स, जिसमें हम लोग मेनली क्या पढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड्स में 2। एक होता है स्टार्च, जो फूड स्टोरेज के रूप में हम लोग यूज करते हैं, और दूसरा जो है हम लोगों का वो है सेल्यूलोज, जो सेल का जो वॉल है वो सेल्यूलोज का बना होता है। और स्टार्च में भी तुम देखोगे, है ना, स्टार्च जो है वो फूड स्टोरेज है तुम्हारा प्लांट्स के लिए। और अगर हम लोग आ जाएं ग्लाइकोजन, तो ये हमारा फूड स्टोरेज होता है एनिमल्स के लिए। ठीक है। तो हम लोगों को मेनली यहाँ पर 3 पॉलीसैकेराइड्स के बारे में थोड़ा पढ़ना है। एक है हम लोगों का स्टार्च, दूसरा है सेल्यूलोज, और तीसरा है ग्लाइकोजन, जिसको हम लोग एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें स्टार्च, तो हम लोग कहते हैं इट इज द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो फूड स्टोरेज होता है वो हम लोगों का स्टार्च के रूप में ही होता है, ये हम लोग सब लोग जानते हैं। ठीक है। और स्टार्च है क्या, तो हम लोग कहेंगे इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। स्टार्च जो है वो पॉलीमर होता है अल्फा ग्लूकोज का, और इसमें 2 कंपोनेंट्स होता है हम लोगों का। ठीक है। तो स्टार्च में मेनली 2 कंपोनेंट्स है, एक हमारा एमाइलोज है और दूसरा हमारा क्या है, एमाइलोपेक्टिन। तो एक एमाइलोज है और दूसरा एमाइलोपेक्टिन, लेकिन दोनों जो है वो पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का। अगर हम लोग एमाइलोज को देखें, जो 15 से 20% स्टार्च जो है ना, उसका जो कंस्टिट्यूएंट है वो एमाइलोज है। तो ये एमाइलोज जो है इज अ लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन विथ 200 to 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स हेल्ड, है ना, टुगेदर बाय C1 to C4, है ना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एंड इट इज वाटर सॉल्यूबल। जो एमाइलोज होते हैं उसमें 200 से लेके 1000 तक जो अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं C1 C4 लिंकेज से, और ये अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब इनमें कहीं ब्रांचिंग नहीं होता, यानी ये लीनियर चेन पॉलीमर हो गया, जिसमें 200 से लेकर 1000 अल्फा डी ग्लूकोज C1 C4 लिंकेज से जुड़ा हुआ है, और ये हम लोगों का वाटर सॉल्यूबल कंपोनेंट है। ठीक है। एंड इट इज वाटर सॉल्यूबल एमाइलोज। तो अगर तुम एमाइलोज का देखो तो ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है, जहां पर ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, और ये देखोगे तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन है और ये हमारा फोर्थ कार्बन है। तो देखो C1 से C4 जो है वो यहाँ पर हमारा अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो हम लोग ऐसे 2 लाइन ऐसे कर रहे हैं कर्व, इसका मतलब ये इधर भी एक्सटेंडेड है और इस तरह से इधर भी हमारा एक्सटेंडेड है। तो जो एमाइलोज है वो अनब्रांच्ड पॉलीमर है किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। ये करीब 15 से 20% हम लोगों का स्टार्च का ये कंस्टिट्यूएंट है, और साथ ही साथ ये वाटर सॉल्यूबल है। ये सब हमारा मेंस में पूछा हुआ है, एकदम एनसीईआरटी जो है वो उस उठाकर क्वेश्चन यहां से दिया जाता है। ठीक है। अब देखो दूसरा जो है हमारा वो एमाइलोपेक्टिन है। तो एमाइलोपेक्टिन जो है वो थोड़ा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें अगर तुम देखो तो ये हम लोगों का C1 है, ये C1 है, और ये C4 है। तो C1 जो है वो C4 से तो जुड़ा ही हुआ रहता है, और साथ ही साथ जो इसका C1 है ये देखो एक दूसरे के C6 से जुड़ा रहता है। तो ये यहां पर थोड़ा ब्रांचिंग होना शुरू हो गया।
C1 जुड़ा हुआ था C4 से, और फिर C1 जो जुड़ गया वो दूसरे के क्या जुड़ गया, C6 से, और फिर इसी तरह से C4 C1 से जुड़ा हुआ है, और इसका C4 किसी C1 से जुड़ा हुआ होगा, फिर इसका जो C1 है वो C4 से जुड़ा होगा, और उसी तरह से इसका जो C1 है वो किसी हम लोगों का C6 से जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो एमाइलोपेक्टिन है इसमें भी अल्फा डी ग्लूकोज है, और ये इसमें C1 C4 का लिंकेज है, और साथ ही साथ C1 C6 का भी लिंकेज है, तो ये थोड़ा ब्रांच्ड हो गया। ये करीब 80 to 85% है ना कंपोनेंट रहेगा हम लोगों का स्टार्च का, और साथ ही साथ ये जो है हम लोगों का वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट है। ठीक है, तो स्टार्च में हम लोगों का दो कंपोनेंट हो गया, एक एमाइलोज और एक एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो है वो लीनियर चेन पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का, जिसमें C1 C4 लिंकेज है, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो है वो थोड़ा ब्रांच स्ट्रक्चर है, उसमें भी अल्फा डी ग्लूकोज है। ये करीब 80 to 85% जो होता है स्टार्च का होता है, और साथ ही साथ इसमें जो C1 से C4 लिंकेज है, और साथ ही साथ C1 से C6 भी लिंकेज है। तो देखोगे यहाँ C1 से C6 लिंकेज है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स इन विच चेन इज फॉर्म्ड बाय C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो चेन तो बन रहा है C1 C4 से, ठीक है, वेयर एज ब्रांचिंग अकर्स बाई C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो चेन बन रहा है C1 C4 से, और ब्रांचिंग हम लोगों का हो रहा है किससे, C1 और C6 से, और साथ ही साथ ये हम लोगों का क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है, और ये कम से कम हमारा 80 to 85% जो है ये कंस्टिट्यूएंट होता है इसका, है ना, स्टार्च का। स्टार्च जो है वो हम लोग जानते हैं फूड स्टोरेज होता है प्लांट्स के लिए। ठीक है, अब अगर हम लोग दूसरा देखें सेल्यूलोज, तो ये भी पॉलीसैकेराइड्स है सेल्यूलोज। ठीक है, और ये हम लोगों का पॉलीमर होता है बीटा डी ग्लूकोज का। ठीक है, स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का है, और ये हम लोगों का पॉलीमर है बीटा डी ग्लूकोज का, जिसमें हम लोगों का जो लिंक होता है वो C1 C4 होता है। तो तुम देखोगे सेल्यूलोज जो है इट इज ए स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड composed only of beta glucose units which are joined by C1 C4 glycosidic linkages। तो तुम यहां पर देखो ये बीटा ग्लूकोज है, क्योंकि यहां पर OH ऊपर है और H नीचे है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा हमारा ग्लूकोज हो गया बीटा डी ग्लूकोज, जिसमें OH ऊपर है और H नीचे है, और देखो इसका जो C1 है वो इसके C4 से यहां पर जुड़ा हुआ है, और ये जो लिंक है ये हमारा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, क्योंकि ये बीटा हम लोगों का ग्लूकोज है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को समझना है स्टार्च जो है वो पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का, और सेल्यूलोज जो है वो पॉलीमर होता है किसका, बीटा डी ग्लूकोज का। ठीक है, इट इज अ प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स। जो प्लांट सेल का जो सेल का जो वॉल होता है वो हम लोगों का सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया, जबकि स्टार्च जो है वो हमारा है ना फूड स्टोरेज यूनिट की तरह हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, अब देखो थर्ड जो हम लोगों को पॉलीसैकेराइड पढ़ना है वो है हम लोगों का ग्लाइकोजेन। ठीक है, वो है हम लोगों का ग्लाइकोजेन। तो ग्लाइकोजेन को हम लोग है ना एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, क्योंकि एनिमल्स में जो है वो हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो जो स्टोर होता है वो हम लोगों का ग्लाइकोजेन के फॉर्म में ही होता है ना। और जब हम लोग को एनर्जी चाहिए होता है तो यही ग्लाइकोजेन टूटता है और हम लोगों को है ना ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजेन। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज क्या होगा हम लोगों का, एनिमल स्टार्च, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्लाइकोजेन है इसका स्ट्रक्चर जो है वो एमाइलोपेक्टिन के जैसा है ना, इसीलिए इसको एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है, पर ये उससे भी थोड़ा ज्यादा ब्रांचिंग होता है, तो ये थोड़ा है ना एमाइलोपेक्टिन से भी ज्यादा ब्रांचिंग है। इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन and it is rather more highly branched. It is present in liver, muscles and brain। ठीक है, ये लीवर मसल्स और ब्रेन में मौजूद रहता है, और जब भी हमको एनर्जी चाहिए होता है तो ग्लाइकोजेन जो है ये हम लोगों का टूटता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, तो ये हम लोगों का कुछ
पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल थे, जिसमें हम लोग देखे पहला जो था वो हमारा स्टार्च था, दूसरा सेल्यूलोज था और तीसरा हम लोगों का ग्लाइकोजेन था। इसमें कुछ बात बस याद रखना है कि जो स्टार्च होता है उसका दो कंपोनेंट है, एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन। एमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है और एमाइलोपैक्टिन वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट है। करीब 80 to 85% एमाइलोपैक्टिन होता है जो कि ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है, जबकि जो एमाइलोज है वो हमारा स्ट्रेट चेन पॉलीमर है अल्फा, है ना। डी ग्लूकोज का C1C4 लिंक होता है एमाइलोज में, यहाँ पर C1C4 भी होता है और C1C6 भी होता है। सेल्यूलोज जो है वो लीनियर चेन पॉलीमर है बीटा डी ग्लूकोज का, और जो ग्लाइकोजेन है जिसको हम लोग एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, है ना, वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर टू एमाइलोपैक्टिन होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का कुछ पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल थे। इसका पहले हम लोग एक पिक ले लेते हैं। तो देखो अब हम लोग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटीन्स याद करो, हम लोग प्रोटीन्स को, है ना, बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन्स जो है वो हम लोगों का एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? तो प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं पॉलीमर है एमिनो एसिड्स का। यानी बहुत सारा एमिनो एसिड्स जब आपस में जुड़ता है तो हम लोगों को प्रोटीन बनता है, पर उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ उसका अपना स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे कि ऑल प्रोटीन्स all proteins all proteins are all proteins are polymers of alpha amino acids। अल्फा एमिनो एसिड्स क्या हो गया? RCH और NH2, और यहां पर अगर हम लोग COOH देखें तो देखो COOH के बगल वाले पोजीशन को याद करो, ये हम लोग अल्फा कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि यहां पर NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन पे लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको, है ना, अल्फा एमिनो एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम लोग एमिनो एसिड्स में देखेंगे तो कौन कौन से हम लोगों को एलिमेंट्स मिलते हैं, तो अगर हम लोग एलिमेंट्स देखें एमिनो एसिड्स में, एलिमेंट्स जो है, ठीक है, तो मेनली हम लोगों के पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कौन है? नाइट्रोजन है, और फिर सल्फर भी कुछ कुछ एमिनो एसिड्स में रहता है। तो मेन अगर हम लोग एलिमेंट्स बोले तो ये हम लोगों का, ठीक है, तो ये हम लोगों का NH2 अल्फा पे लगा हुआ, अगर ये बीटा पे लगा रहता तो बीटा एमिनो एसिड्स कहलाता। तो जब हम लोग प्रोटीन्स बोलते हैं तो प्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं कि ये पॉलीमर्स होता है। किसका?
अल्फा एमिनो एसिड्स का। तो तुम यहां पर देखो कि इसमें जो है हम लोगों का वो बेसिक ग्रुप भी है और इसमें हम लोगों का एसिडिक ग्रुप भी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को सब में एक ही NH2 ग्रुप रहेगा। ठीक है, सभी एमिनो एसिड में एक ही NH2 ग्रुप रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर मान लो किसी एमिनो एसिड में, है ना, NH2 ग्रुप्स की संख्या ज्यादा हो गया और इसका संख्या कम हो गया, तो हम लोग उसको बेसिक एमिनो एसिड बोलते हैं। यानी उसमें बेसिक ग्रुप ज्यादा है और एसिडिक ग्रुप कम है। कुछ कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें एसिडिक ग्रुप ज्यादा होता है और बेसिक ग्रुप कम होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग एसिडिक एमिनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, और कुछ में रहेगा कि जो जितने एसिडिक ग्रुप है उतने ही बेसिक ग्रुप है, तो उसको हम लोग न्यूट्रल एमिनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर बोले कि ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स, ठीक है, और ये कौन कौन सा ग्रुप कंटेन करता है? NH2 एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप कंटेन करता है। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन, ठीक है, यहां पर NH2 किस पोजीशन पे लगा हुआ है उसके आधार पर इसको अल्फा बीटा गामा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एमिनो ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू किसके? कार्बोक्सिल ग्रुप के, द एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर बोले कि डिपेंडिंग अपॉन द relative position, depending upon the relative position of amino group, जिसको हम लोग NH2 ग्रुप यहां पर बोल रहे हैं एमिनो ग्रुप। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी यहां पर COOH ग्रुप को हम लोग कह रहे हैं। The amino acids can be classified as the amino acids can be classified as alpha, beta, gamma and delta and so on. लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइसिस करेंगे जो कि पॉलीमर है ना, एमिनो एसिड्स का, तो हमको सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड्स मिलता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग वहां पर ऊपर लिखे थे कि ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ क्या? अल्फा एमिनो एसिड्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एमिनो एसिड्स कैन बी classified as acidic, basic और न्यूट्रल। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, डिपेंडिंग अपॉन द relative number of amino and carboxyl group in their molecule। तो ये तो हम लोग जान गए कि अगर COH ग्रुप एसिडिक ग्रुप ज्यादा रहेगा तो उसको एसिडिक एमिनो एसिड बोलेंगे, बेसिक ग्रुप ज्यादा रहेगा तो उसको बेसिक एमिनो एसिड बोलेंगे, और अगर दोनों ग्रुप, है ना, इक्वल नंबर में रहा तो उसको हम लोग न्यूट्रल एमिनो एसिड बोलेंगे।
अब देखो कुछ एमिनो एसिड्स जो हैं जिनको हम लोग बॉडी के अंदर ही बना लेते हैं तो उनको हम लोग नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स बोलते हैं। और कुछ ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं जिनका सिंथेसाइज जो है वो हम लोग बॉडी के अंदर नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम लोग डाइट के थ्रू बाहर से लेना पड़ता है, तो उसको हम लोग एसेंशियल एमिनो एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे कि द एमिनो एसिड्स which can be synthesized which can be synthesized which can be synthesized in the body are known as non-essential एमिनो एसिड्स, क्योंकि इनको बॉडी अपने है ना अंदर में सिंथेसाइज कर देता है, तो अगर बाहर से नहीं भी मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड those which cannot be synthesized synthesized in the body and must be obtained through diet are known as essential एमिनो एसिड्स। बता सकते हो जो लोग बायो पढ़ता है, टोटल 20 एमिनो एसिड्स होते हैं, उसमें कितने एसेंशियल हैं और कितने नॉन एसेंशियल हैं? बताओ टोटल कितने एमिनो एसिड्स हो गए? टोटल 20। कितने एसेंशियल और कितने नॉन एसेंशियल? 9 एसेंशियल, 10 एसेंशियल, 11 नॉन एसेंशियल, 9 एसेंशियल। वेरी कर रहा है जी तुम लोगों का। सब लोगों का वेरी कर रहा है आंसर। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि हम लोग के पास 9 एसेंशियल एमिनो एसिड है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे देयर आर 20 एमिनो एसिड्स। ठीक है, 9 बोलते हैं हम लोग एसेंशियल एंड 11 नॉन एसेंशियल। हाँ, जो लोग बायो पढ़ते होगे ज्यादा बेहतर तुम लोग जानते हो, है ना।
तो हम लोगों के पास जो है वो 9 एसेंशियल और 11 नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स है। और एमिनो एसिड्स को हम लोग 3 लेटर या फिर हम लोग एक सिंगल लेटर से भी दिखाते हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, याद करो, ग्लाइसिन, जो कि हम लोगों का ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, चूंकि हम लोगों के पास देखोगे यहां पर H+ भी है और यहां पर ये बेसिक ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है। तो जब हम एक्वा सॉल्यूशन में रखेंगे तो यहां से H+ हटकर NH2 के पास जा सकता है, तो यहां माइनस बन जाएगा और यहां पर क्या बनेगा, प्लस। और याद करो, एक ही मॉलिक्यूल में अगर प्लस और माइनस दोनों रहता है तो इसको हम लोग ज्विटर आयन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे इन एक्वा सॉल्यूशन, इन एक्वा सॉल्यूशन, in aqueous solution the carboxyl group can lose, the carboxyl group can lose, the carboxyl group can lose a proton, can lose a proton, and amino acid and amino group, and amino group can, and amino group can accept, can accept a proton, a proton giving, giving, giving rise to a dipolar ion, डाइपोलर आयन, एक कटायन बन जाएगा और एक एनायन बन जाएगा, नोन एज ज्विटर आयन। और उसी को हम लोग नोन एज ज्विटर आयन बोलते हैं, हम लोग ज्विटर आयन। क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो H+ दे सकता है, ठीक है, और एमिनो ग्रुप H+ ले सकता है, क्योंकि ये एसिडिक ग्रुप है और ये बेसिक ग्रुप है। तो यहां पर हम लोगों को, है ना, अगर देखोगे तो जैसे R है, CH है और यहाँ NH2 है और यहाँ पर COOH है, तो ये जो है ऐसा बन सकता है RCH NH3 पर प्लस और COO-। तो इसी को हम लोग यहाँ पर ज्विटर आयन कहेंगे, ज्विटर आयन कहेंगे। इसी को हम लोग बाइपोलर जो है, इसी को हम लोग ज्विटर आयन कहते हैं। और देखो यहाँ पे जो मोस्ट नेचुरली, जो मोस्ट naturally occurring, most naturally occurring amino acids have L कॉन्फ़िगरेशन। जो D और L हम लोग पढ़े हैं, है ना, तो मोस्ट नेचुरली जो अकरिंग एमिनो एसिड्स है, ठीक है, वो हम लोगों का L कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों का रहता है। जैसे अगर तुम देखोगे तो L कॉन्फ़िगरेशन में है क्या, जैसे यहां पर अगर हम लोग कहे कि यहां पर हम लोगों का COOH ग्रुप है और यहां पर R है, तो अगर तुम यहां पर NH2 और यहां पर H रख दो, यानी लास्ट में अगर NH2 लेफ्ट हैंड में और H राइट हैंड में, तो इसी को हम लोग L एमिनो एसिड कहेंगे। तो ये हम लोगों का
एल अमीनो एसिड हो गया, ये एल हो गया, एल अमीनो एसिड, डीएल कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग पढ़े थे, एल अमीनो एसिड। तो जो मोस्ट ऑफ द जो अमीनो एसिड्स है, जो नेचुरली अकरिंग जो अमीनो एसिड्स है, उनका हम लोगों का एल कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे अमीनो एसिड्स जो है डी भी हो सकता है और एल भी हो सकता है, ठीक है। पर जो नेचुरली अकरिंग जो अमीनो एसिड्स होंगे, उनमें मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोगों का वो एल कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब देखो, अगर प्रोटीन्स जो है, अगर पॉलीमर्स है ना, एमिनो एसिड्स का, तो बहुत सारे एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे। तो जब वो जुड़ते हैं आपस में, तो यहां पर एक बॉन्ड बनता है जिसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, जो कि एक प्रकार का एमाइड लिंकेज होता है। तो पहले हम लोग इसका एक पिक ले लेते हैं, फिर इसको। तो देखो, अभी हम लोग देखें कि जो प्रोटीन्स होता है वो पॉलीमर्स होता है अल्फा एमिनो एसिड्स का, और जो हम लोगों का प्रोटीन्स है उसमें बेसिक जो एमिनो एसिड्स है उसमें NH2 ग्रुप भी है और कार्बोक्सिल ग्रुप भी है। तो अगर बेसिक ग्रुप ज्यादा है तो बेसिक एमिनो एसिड, अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा है तो एसिडिक एमिनो एसिड। हमारे पास 20 एमिनो एसिड्स है, ठीक है, जिसमें हम लोग बोलते हैं 9 एसेंशियल और 11 नॉन एसेंशियल्स हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन जो है वो बनता कैसे है। तो एमिनो एसिड्स को जो है जब आपस में हम लोग लिंक करते जाएंगे, ठीक है, तो एक चेन बनेगा, और वो दो एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसी को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स, आर पॉलीमर्स ऑफ alpha amino acids, and they are connected, and they are connected to each other, and they are connected to each other by peptide, by peptide bond, और उसी को हम लोग पेप्टाइड लिंकेज भी बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं हम लोग, ठीक है। केमिकली अगर देखा जाए तो पेप्टाइड लिंकेज जो है केमिकली, ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज इज एन एमाइड, ये एक एमाइड ग्रुप होता है, और एमाइड ग्रुप में हम लोग जानते हैं C डबल बॉन्ड O और NH, और इसका एक वैलेंसी खाली है। एमाइड formed between COOH group and NH2 ग्रुप, और जो ये बनता है इसको हम लोग डाइपेप्टाइड बोलेंगे, क्योंकि दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, the product of the reaction is called डाइपेप्टाइड, क्योंकि यहां पर दो जो है एमिनो एसिड आपस में एमाइड लिंकेज से जुड़ रहा है। डाइपेप्टाइड बिकॉज इट इज मेड ऑफ टू एमिनो ग्रुप्स या टू एमिनो एसिड्स।
2 एमिनो एसिड्स। तो देखो जैसे मान लो मेरे पास यहां पर NH2 है, यहां पर CH है, यहां पर R है, और यहां पर C डबल बॉन्ड O और OH है। और एक दूसरा हमारे पास जो एमिनो एसिड है उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, H है और NH है, फिर CH, यहां पर कुछ R प्राइम लिख देते हैं, अलग एमिनो एसिड हो गया मान लो, और यहां पर COOH हो गया। तो अब देखो कार्बोक्सिल ग्रुप और अमोनिया जब रिएक्ट करेगा तो ये यहां से वाटर को हटा देगा, H2O। और याद करो जब ये H2O यहां से हटेगा तो हम लोगों को कैसा लिंक यहां पर दिखाई देगा, तो ये यहां पर NH2 और यहां पर CH, यहां पर R, और यहां पर C डबल बॉन्ड O, और यहां पर NH, और यहां पर CH R प्राइम, और यहां पर COOH। इसी को हम लोग पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। यहां पर C डबल बॉन्ड O और NH ग्रुप को, इसी को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, जो पूरा मॉलिक्यूल बना, इसी को हम लोग डाई पेप्टाइड बोलेंगे, क्योंकि दो डाई पेप्टाइड, क्योंकि दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ रहा है। उसी तरह एक तीसरा को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ट्राई पेप्टाइड होगा, एक और जोड़ेंगे तो टेट्रा पेप्टाइड होगा, और बहुत सारा अगर आपस में जुड़ गया तो उसी को हम लोग पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, और वही हमारा प्रोटीन हो जाता है। पर उसका अपना एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रोटीन का। ठीक है, तो देखो ए पॉलीपेप्टाइड जिसमें मतलब 10 से ज्यादा एमिनो एसिड जुड़ रहा है, ए पॉलीपेप्टाइड विथ मोर देन 100 एमिनो एसिड residues having molecular mass greater than 10,000 atomic mass unit 10,000 atomic mass unit is called a protein, और इसमें एक एक्सेप्शन हम लोग लिख लेंगे। एक्सेप्शन में इंसुलिन है। इंसुलिन ये एक प्रोटीन होता है, लेकिन इसमें हम लोगों का सिर्फ 51 एमिनो एसिड्स ही होता है। इंसुलिन में सिर्फ 51 एमिनो एसिड्स होता है, लेकिन फिर भी ये है ना प्रोटीन्स कहलाता है, क्योंकि प्रोटीन्स का है ना स्ट्रक्चर होता है। तो जो भी है ना पॉलीपेप्टाइड उस स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई करता है, जो कि हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम लोग प्रोटीन्स बोलते हैं। तो प्रोटीन्स क्या हुआ, पॉलीपेप्टाइड हो गया, क्योंकि उसमें बहुत सारा एमिनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ए पॉलीपेप्टाइड विथ मोर देन 100 एमिनो एसिड्स रेसिड्यूज, मतलब इसमें 100 से ज्यादा है ना आपस में एमिनो एसिड जुड़े, हैविंग मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन, और कितना मॉलिक्यूलर मास, करीब 10,000 एटॉमिक मास यूनिट से ज्यादा, तो वैसे चीज को हम लोग प्रोटीन बोलेंगे। लेकिन एक्सेप्शन है इंसुलिन, जिसमें हम लोगों के पास सिर्फ 51 एमिनो एसिड्स है। ठीक है, अब जो है प्रोटीन्स को जो है वो हम लोग है ना दो भाग में बांटते हैं। तो पहले उसको समझने के लिए हम लोग पहले यहां पर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम लोग चार भाग में बांटते हैं। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम लोग चार भाग में बांटते हैं। ठीक है,
पहला जो होता है हम लोगों का वो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को अगर देखें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो ये बताता है कि जो एमिनो एसिड्स है 20, जो उसमें बहुत सारा एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ेगा तभी पॉलीपेप्टाइड बनेगा। तो वो जो बहुत सारे एमिनो एसिड्स है वो आपस में किस ढंग के सीक्वेंस में अरेंज है, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बताता है द स्पेसिफिक सीक्वेंस the specific sequence in which various alpha amino acids present in a protein are linked to one another. ठीक है, द स्पेसिफिक सीक्वेंस in which various alpha amino acids present in a protein are linked to one another is called its primary structure। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बताता है कि अल्फा एमिनो एसिड्स किस ढंग से आपस में अरेंज है। देखो जैसे कि तुम यहां पर, ठीक है, ये कुछ बीट्स यहां पर बनाया गया है, इसमें सपोज करो तो इसमें तुमको हर एक बीट्स को मान सकते हो, सेम भी है अलग भी है। तो ये जो एक एक जो बीड है ये यहां पर, ठीक है, ये एक एक बीड यहां पर एमिनो एसिड्स है। तो ये एमिनो एसिड्स कैसे एक चेन में जुड़ रहा है ये बताता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। हो सकता है यहाँ जो पहला तुम देख रहे हो यहाँ पर, है ना, हो सकता है ये फर्स्ट जो हम लोग यहाँ पर पकड़ रहे हैं ये रेड है, हो सकता है दूसरा रेड हो, तीसरा व्हाइट हो। तो इस तरह से बहुत सारे एमिनो एसिड्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं ये हम लोगों का बताता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और अब देखो तुम्हारे पास जो एमिनो एसिड्स होते हैं जब ये जुड़ते हैं तो इनके पास, है ना, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो ये ग्रुप्स आपस में, याद करो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो ये हमारा एक जो है ये चेन है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, तो जो एडजेसेंट ग्रुप्स जो हैं, ये एडजेसेंट ग्रुप्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना शुरू होता है और तब ये चेन जो है वो फोल्ड होना शुरू होता है। तो जब ये चेन फोल्ड होता है तो वो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बना सकता है या बीटा प्लीटेड। हेलिक्स का मतलब है कि ये ऐसे घूम सकता है, घूम के ऐसे बना सकता है, अल्फा हेलिक्स ऐसे बनाएगा, और या फिर बीटा प्लीटेड, या फिर ऐसे ऐसे पैरेलली रन करेगा, ऐसे ऐसे। अब ये डिपेंड करता है कि हम लोग इसको कैसे, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है, कैसे ये मुड़ रहा है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताता है कि इसमें फोल्डिंग जो है वो कैसे हो रहा है ना, हेलिक्स के फॉर्म में हो रहा है या सीट के फॉर्म में हो रहा है। और टर्शियरी जो स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल फोल्डिंग बताता है कि ये ओवरऑल फोल्डिंग होकर कैसा हम लोगों का प्रोटीन बन रहा है, ये ओवरऑल फोल्डिंग बताएगा टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और अगर दो जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर, है ना, आपस में जुड़ के डाइमर बनाए या फिर ट्राइमर बनाना शुरू कर दे तो उसको हम लोग क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है ये मेनली होता है कि फोल्डिंग कैसे हो रहा है। ठीक है, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में जैसे फोल्डिंग होगा उसी के आधार पर हम लोग उसको प्रोटीन को दो भाग में बांट देते हैं, एक फाइब्रस प्रोटीन और एक ग्लोब्यूलर
ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच वेरियस अल्फा एमिनो एसिड्स प्रेजेंट इन अ प्रोटीन आर लिंक्ड टू वन अनदर, यानी जो 20 है उसी में से बहुत सारा आपस में जुड़ेगा तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा, वो किस सीक्वेंस में जुड़ रहा है, ठीक है। दूसरा अगर देखोगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो बताएगा कि फोल्डिंग किस मेथड से हो रहा है, किस तरीके से क्वाइल्ड हो रहा है, ठीक है। इट रेफर्स टू द शेप, it refers to the shape, it refers to the shape in which a long peptide chain, in which a long peptide chain, in which a long peptide chain long peptide chain can exist, ठीक है, ये बताएगा, है ना। इट रेफर्स टू द शेप, किस शेप में रहेगा, अल्फा हेलिक्स में रहेगा या बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर में रहेगा, ठीक है। दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन, they are found to exist in, they are found to exist in two different types of structures, two different types of structure, two different types of structures। पहला हो गया हम लोगों का अल्फा हेलिक्स एंड दूसरा हो गया बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी को सोचो कि ये अल्फा हेलिक्स हो गया और ये बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, these structure arises due to these, और ये स्ट्रक्चर क्यों बन रहा है, क्योंकि ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। these structures arises due to the regular folding of the backbone, ठीक है। these structures arises due to regular folding of the backbone of the polypeptide chain due to hydrogen bonding between C double bond O, ये ग्रुप, and NH ग्रुप्स। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो हो गया वो सीक्वेंस हो गया, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लोगों का ये देखेगा कि जो एडजेसेंट है, जैसे मान लो यहां पर, है ना, C डबल बॉन्ड O है सपोज करो, और यहां पर NH है, तो ये कैसे एक दूसरे को, है ना, जो हमारा एक दूसरे को कैसे ये जो है हम लोगों को आपस में जुड़ रहा है, ठीक है। तो इट रेफर्स टू द शेप इन विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट, दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, हो गया एक अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सी स्ट्रक्चर। दीज स्ट्रक्चर अराइजेस ड्यू टू
रेगुलर फोल्डिंग, कैसे फोल्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसे ऐसे फोल्डिंग हुआ तो बीटा प्लीटेड हो गया, और अगर ऐसे ऐसे फोल्डिंग हुआ तो हम लोगों को अल्फा हेलिक्स हो गया। दिस अराइजेस ड्यू टू रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन सी डबल बॉन्ड ओ एंड NH ग्रुप्स। तो ये हम लोगों का सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। टर्सरी स्ट्रक्चर में, टर्सरी स्ट्रक्चर में देखोगे कि ये ओवरऑल फोल्डिंग बताएगा कि चेन कैसे ओवरऑल फोल्ड किया है। तो कहीं पर बीटा प्लेटेड हो सकता है, कहीं पर अल्फा हेलिक्स हो सकता है। तो ये ओवरऑल फोल्डिंग कैसे हुआ है ये हम लोगों का बताता है, ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर। तो देखो थर्ड जो है वो हम लोगों का है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर, तो टर्सरी स्ट्रक्चर बताएगा कि ओवरऑल पूरा जो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन है वो किस तरह से फोल्डिंग हुआ है, ठीक है। द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, द टर्सरी स्ट्रक्चर, the tertiary structure of proteins, the tertiary structure of proteins represents overall folding, overall folding of the polypeptide chain, ठीक है। इट गिव राइज टू, it gives rise to two major molecular shapes। तो ओवरऑल फोल्डिंग से दो शेप्स बनता है, एक को हम लोग कहते हैं फाइब्रस, एक को कहते हैं हम लोग फाइब्रस, एंड दूसरे को हम लोग कहते हैं ग्लोब्यूलर। फाइब्रस प्रोटीन और ओवरऑल फोल्डिंग डिसाइड करेगा कि हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा, फाइब्रस या फिर ग्लोब्यूलर। और इसमें जो हम लोगों को मेन फोर्सेस जो लगता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन हम लोगों के लिए होगा। द मेन फोर्सेस which stabilize the secondary and tertiary structures of proteins are hydrogen bonds, है। उसके बाद हम लोगों का है डाइसल्फाइड लिंकेज, क्योंकि किसी किसी एमिनो एसिड में सल्फर भी मौजूद है, तो डाइसल्फाइड लिंकेज भी जुड़ता है, यानी सल्फर भी जोड़ सकता है डाइसल्फाइड लिंकेजेस। उसके बाद देखोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो वंडरवाल फोर्स तो लगेगा, वंडरवाल एंड
और आयंस भी रहता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा कि कौन कौन सा, ठीक है, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग होता है। तो देखो, द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रिप्रेजेंट्स ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, कि पूरा चेन कैसे हम लोगों का फोल्ड हुआ है ना। अगर वो पूरा चेन फोल्ड होगा तो दो तरीके से, फाइब्रस या फिर ग्लोब्यूलर। इट गिव्स राइज टू टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स, फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर। द मेन फोर्सेज विच स्टेबलाइज द सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, यही लाइन पूछा जाता है बोर्ड में भी और कंपटीशन में, कि कौन कौन सा फोर्सेस काम आता है। तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, डाइसल्फाइड लिंकेज हो गया, क्योंकि सल्फर कभी कभी दो चेन को आपस में जोड़ता है, और साथ ही साथ तुम देखोगे वंडरवाल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये हम लोगों का टर्सरी स्ट्रक्चर में इतने फोर्सेस हम लोगों का काम आता है। और याद करो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, अगर मेरे पास दो या दो से अधिक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है तो वो आपस में जुड़कर डाइमर बना सकता है, ट्राइमर बना सकता है। तो इस चीज को हम लोग क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो फोर्थ में अगर हम लोग लिखें तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर यानी 4 डिग्री भी स्ट्रक्चर बोलेंगे हम लोग। तो सम, तो ये हम लोग तब होगा जब बोलेंगे कि सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड, some of the proteins are composed of two or more polypeptide chains referred to as subunits, तो कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स है जो दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन के फोल्डिंग से हम लोगों का बना होता है, ठीक है। तो ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट्स ऑफ दीज की डाइमर बना रहा है, ट्राइमर बना रहा है, ठीक है। द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर is known as quaternary structure, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रोटीन्स का जो है वो 4 स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और देखो हम लोगों का इसमें टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखे थे कि कितने टाइप्स के प्रोटीन हो जाएंगे, 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। एक था हम लोगों का फाइब्रस, फर्स्ट जो था वो था हम लोगों का फाइब्रस प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन्स हम लोग कहेंगे कि when the polypeptide chains run parallel, and are held together by hydrogen and disulfide bonds, then
then fiber like structure, then fiber like स्ट्रक्चर। तुम लोग जो लोग बायो से पढ़े हो वो तो ठीक है, जो लोग इंजीनियरिंग से पढ़े हो खाली यूट्यूब पे तुम एक बार टाइप कर देना स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो उसमें बहुत अच्छा एनिमेशन से प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से एनिमेशन से समझा सकता है ना। यहां पर हम तुमको बता रहे हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस होगा, एक चेन बनाएगा। एडजेसेंट एमिनो एसिड्स कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इससे अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर होगा, और फिर वो आपस में कैसे रेगुलर फोल्डिंग कर रहा है ओवरऑल, उससे हम लोगों को डिसाइड होगा टर्सरी स्ट्रक्चर। तो उसमें अगर हम लोगों का जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है अगर पैरेलल रन कर रहा है सब, तो हम लोगों को, और अगर वो सब चेन एक दूसरे से हाइड्रोजन या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग को फाइबर लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, इज फॉर्म्ड। ठीक है, और ये जो है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, और ये नॉर्मली जो है वाटर में इंसॉल्युबल होता है। ठीक है, इज फॉर्म्ड। सच प्रोटीन्स आर जनरली, such proteins are generally insoluble in water, insoluble in water। अगर हम लोग इसका कुछ एग्जांपल्स लें तो जैसे कि एग्जांपल में लिख सकते हैं केरेटिन एंड, केरेटिन जो है हम लोगों के हेयर, सिल्क ये सब में पाया जाता है, या फिर मायोसिन जो मसल्स में पाया जाता है, ये सब फाइब्रस लाइक प्रोटीन्स हो गए। जबकि अगर हम लोग ग्लोब्यूलर प्रोटीन देखें तो हम लिखेंगे कि व्हेन द स्ट्रक्चर या द स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन the structure results when the chain of when the chain of when the chains of polypeptide when the chains of polypeptide coil around to give a spherical shape, a spherical shape। तो देखो ग्लोबुलर प्रोटीन्स कब बनता है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स बनता है, द स्ट्रक्चर रिजल्ट्स ये तब बनता है व्हेन द चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड कोइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप। तो अगर ये सब मिलके एक स्फेरिकल शेप दे रहा है तो उसको हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहते हैं, और ये जनरली वाटर में जो है वो सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, these are usually soluble in water, तो these are usually soluble in water। जैसे अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें तो इंसुलिन एंड एल्बुमिन्स, एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो इंसुलिन एंड एल्बुमिन ये हमारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन के दो एग्जाम्पल्स हो गए, और केराटिन और जो मायोसिन है ये हमारा फाइब्रस प्रोटीन्स है। तो ये बताएगा ओवरऑल फोल्डिंग के आधार पर प्रोटीन दो भाग में बट गया, एक फाइब्रस जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होगा, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये वाटर में सॉल्यूबल होगा, जबकि फाइब्रस जो है वो वाटर में हम लोगों का इनसॉल्यूबल होगा।
देखो कभी कभी प्रोटीन जो है वो अपना काम करना बंद हो जाता है। यदि पीएच में कुछ गड़बड़ी हो गया या टेम्परेचर में कुछ गड़बड़ी होता है तो जो हम लोगों का बॉन्ड्स बन रहा है सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर में वो टूटना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो है प्रोटीन जो है वो अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो देता है। और उसी को हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन अपना एक्टिविटी खो देता है तो उसको हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। तो नेक्स्ट देखोगे, अगर डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो ये तब होता है जब पीएच में कुछ चेंज होता है या फिर हम लोगों का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। ठीक है, व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म, जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है, इन इट्स नेटिव फॉर्म इज subjected is subjected it's subjected to a it's subjected to a physical it's subjected to a physical change, like change in temperature, like change in temperature, pH, etc. The hydrogen bonds, तो जब ऐसा होगा कि टेम्परेचर का चेंज करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा। द हाइड्रोजन बॉन्ड्स गेट डिस्टर्ब and hence globules अनफोल्ड। तो ये जो ग्लोब्यूलर, जो हमारा प्रोटीन था, जो फोल्डिंग पहले हुआ था, वो फोल्डिंग खोलना शुरू कर देगा तो अनफोल्ड हो जाएगा। एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड। तो अब जो ये पहले आपस में जो फोल्डिंग हो रहा था, अब ये फोल्डिंग खत्म होना शुरू होगा क्योंकि बॉन्ड अब टूटना शुरू हो जाएगा। और इस केस में जो होगा, प्रोटीन अपना जो एक्टिविटी है ना, द प्रोटीन, जैसे देखोगे कि जब हम लोगों को फीवर होता है तो टेम्परेचर जो है वो हम लोगों का, है ना, बॉडी का इंक्रीज हो जाता है। तो उस केस में जो हम लोगों का एपेटाइट होता है ना, वो हमारा कम हो जाता है। तो जो एपेटाइट हो रहा है वो सब जो है बॉडी में, वो प्रोटीन्स के कारण है। तो प्रोटीन अपना काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो गया, राइज हो गया। तो हम लोग बोलेंगे कि प्रोटीन अपना काम करना बंद कर दिया। इसी को डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहेंगे। द प्रोटीन loses its biological activity. The protein loses its biological activity. This process is called denaturation of proteins। और ये सिर्फ सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो वैसा ही रहेगा। इट ओनली affects secondary and tertiary structure of proteins, लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो हम लोगों का इंटैक्ट रहेगा। तो देखो, बायोलॉजिकल एक्टिविटी हम लोग समझ गए। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या है
है ना, पीएच में कुछ चेंज हुआ या टेम्परेचर में कुछ चेंज हुआ, तो जो प्रोटीन का जो अपना वर्क था, अब वो अपना वर्क करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो उसका सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर है ना, जहां पर फोल्डिंग हो रहा था, है ना, अब वो फोल्डिंग खुलना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसके कारण क्या है, हमारा सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर खत्म हो रहा है, लेकिन प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी इंटैक्ट बचा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसमें प्रोटीन अपना वर्क करना बंद करेगा, इसी को हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं हम लोग। अब देखो, अब एक पॉइंट हम लोग देखेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन यहां पर जरूरत पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ एमिनो एसिड्स। तो देखो, अगर हम लोग बोले इन एसिडिक सॉल्यूशन अल्फा एमिनो एसिड्स exist as cations and thus will migrate towards positive ठीक है, तो कटायंस जो माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड, जिसको हम लोग यहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोड। देखो, अगर हम तुमसे कहें कि हम लोगों के पास सपोज करो एमिनो एसिड्स है, तो एमिनो एसिड्स है R, यहाँ पर CH, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर COOH है, और मान लो तुम एसिडिक मीडियम में रखोगे, तो एसिडिक मीडियम में जब तुम इसको H+ दोगे तो क्या होगा, तो ये H+ यहाँ NH2 के पास जाएगा, और जब ये NH2 के पास जाएगा तो ये यहाँ पर NH3+ बना लेगा यहाँ पर ऐसे, और ये देखो ये हम लोगों का कटायन बन गया, कटायन। ठीक है, और अब याद करो ये जो कटायन है, अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक लगाए तो कटायन याद करो कैथोड के पास जाता है, एनायन एनोड के पास जाता है, जब हम लोग है ना इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो हम लोग देखना चाह रहे हैं कि एमिनो एसिड्स का क्या बिहेवियर होता है अगर हम लोग है ना दो प्लेट लगाएं, एक कैथोड और एक एनोड, यानी अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करें तो एमिनो एसिड्स का क्या बिहेवियर होगा। तो एसिडिक अगर मीडियम होगा तो एमिनो एसिड्स किधर भागना शुरू करेगा, कटायंस की तरफ, कैथोड की तरफ भागना शुरू करेगा। उसी तरह बताओ, अगर हम लोग इन अल्कलाइन मीडियम या इन बेसिक मीडियम में बोले, इन बेसिक मीडियम में अगर हम लोग देखें, बेसिक मीडियम में, इन बेसिक मीडियम तो कहेंगे कि अल्फा एमिनो एसिड्स एग्जिस्ट एज एनायंस and thus will migrate towards एनोड, जो कि हम लोगों का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है। तो देखो, जब तुम बेसिक मीडियम में रखोगे तो जो तुम्हारे पास अल्फा एमिनो एसिड्स है RCH, और यहां पर है NH2, और यहां पर है C+O और OH, तो जैसे ही बेसिक मीडियम यानी OH- रखेंगे, ये यहां से H+ खींच लेगा, और जब H+ खींच लेगा तो ये यहां से RCHNH2 हो जाएगा, और यहां पर C+O और O- हो जाएगा। और अब देखो ये हमारा एनायन हो गया, और ये एनायन अब मूव करने लगेगा किधर, एनोड की तरफ में। ठीक है, तो जब हम लोग एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो कटायन बन जाता है, और बेसिक मीडियम में रखते हैं
तो हम लोगों का एनायन बन जाता है, ठीक है, और एनोड की तरफ जाता है। तो देखो हर एमिनो एसिड के लिए एक ऐसा पीएच होता है ना, जहां पर वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है, यानी वो ना तो कैथोड की तरफ भागता है और ना ही हम लोगों का एनोड की तरफ भागता है, और उसी पीएच को हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। उसी पीएच को हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या हो गया? द पीएच at which amino acid has no net migration towards any of the electrode under influence of electric field, is called isoelectric point, isoelectric point एक ऐसा पीएच हो गया जहां पर हम लोगों का जो एमिनो एसिड है ये हम लोगों का किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ हम लोगों का नहीं जाए। तो जैसे मान लो जो मेरे पास न्यूट्रल एसिड होते हैं, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स होते हैं, उनका जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो 5.2 से लेकर 6.8 पीएच तक का होता है, जो हमारे न्यूट्रल एमिनो एसिड्स है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट 5.2 से 6.8 तक वेरी कर सकता है। जो एसिडिक होते हैं एमिनो एसिड, उनका 3.2 टू 5.1 होता है, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। और जो अल्कलाइन होता है, ठीक है, अल्कलाइन का हम लोगों का 6.9 से लेकर 10.8, तो ये हम लोगों का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, ठीक है। न्यूट्रल एमिनो एसिड, उसके बाद एसिडिक एमिनो एसिड, और उसके बाद अल्कलाइन। तो इस रेंज में अगर हम लोग रहेंगे तो जो हमारा एमिनो एसिड है जो कटायन या एनायन बना होगा उसका नेट मूवमेंट हम लोगों का नहीं होगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। और हर एक एमिनो एसिड का एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाने से वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का जो था वो प्रोटीन्स का, ठीक है, डिस्कशन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो फिर आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।